ऑनलाइन बिना चलो। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए दोस्तों, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज हम लोगों को ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना? ध्यान देना, इंस्टीट्यूट का मोस्ट फेवरेट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका चालू होने जा रहा है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में से दो ही बातें पूछी जाती है 90% ऑफ टाइम्स। एक है कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट और दूसरा है गवर्नमेंट ऑडिट। पहला मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, दूसरा मैं आपको परसों पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? कल नहीं होगा, परसों होगा। कौन सा? गवर्नमेंट ऑडिट, ठीक है। चलिए सर, अब मैं आपके साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करता हूं। अब सभी लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में नहीं जाना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने अमूल के बारे में जाना होगा। अमूल है ना, अमूल दूध पीता है इंडिया, है ना? ऐसा ऐड भी आती थी पहले। अब अगर मैं कहूँ आपके साथ, ये जो अमूल है ना, ये लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी मानी जाती है। मानी क्या जाती है वो, है ना? तो लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो। कौन सी? इसमें इन टर्म्स, मतलब अगर किसी को भी एग्जाम्पल देना होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो हमेशा हमेशा लोगों के जबान पर अमूल ही आपको नजर आने वाला है। बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी फंक्शन कैसे करती है सर? एक है ना, इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है, या ऐसा मैं बोलूंगा एक सोसाइटी बनाई जाती है, जिसके अंदर जो बहुत सारे लोग होते हैं ना, मेंबर्स होते हैं। और इन मेंबर्स के बेनिफिट के लिए सोसाइटी क्या करती है? काम करती है, सोसाइटी वर्क करती है। जैसे कि ये मिडल मैन को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगी, ये फार्मर्स के प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करेंगी, कम दामों के ऊपर मेंबर्स को लोन अवेलेबल करवा के देती है। ऐसे कुछ अच्छे अच्छे कारनामों के लिए कौन सामने आता है बेटा? कोऑपरेटिव सोसाइटी काम में आती है। अब देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम केवल और केवल गुड से रिलेटेड डील करना ऐसा नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कुछ कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है। मतलब क्या? जैसे बैंक्स होते हैं ना बेटा, उसी प्रकार से कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है। लोग जाके यहाँ पे पैसा डिपॉजिट कर सकते, लोग जाके वहां से पैसा विड्रॉ कर सकते, लोगों को लोन मिलता है। सारी सारी चीजें यहाँ पे होती है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल होती है। इस बात का ध्यान रखना। तो उसी प्रकार से आप समझना, उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो हम लोगों को क्या पढ़ना है? कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर एक ऑडिटर, पहली बात तो कौन बन सकता है? और अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर बन रहा है, तो उसने कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? इतना सिंपल टॉपिक है कि आधी बातें इन्होंने कंपनीज एक्ट से चुरा ली है, आधी बातें इन्होंने जनरल डाल दी है, और कुछ एक दो पॉइंट अलग डाल दिए। बोले वाह, हमने क्या किया? कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रिंसिपल्स बनाए। समझ रहे? बहुत आसान है। जैसे देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी दो प्रकार की होती है इस दुनिया में। एक सिंगल, आपकी तरह, मतलब सिंगल स्टेट में जो काम करे बेटा, ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सिंगल स्टेट में काम करे, एक ही स्टेट में काम करे। जैसे महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये एक बैंक है जो केवल और केवल महाराष्ट्र में ऑपरेट करती है। तो मैं कहूंगा इसे सिंगल कोऑपरेटिव सोसाइटी बोला जाता है। लेकिन अमूल जैसे हो गया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब क्या होता है? जो मल्टीपल स्टेट में अपना काम करे। कितना सिंपल। क्या काम मैंने बताइए सर? ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक स्टेट में काम करे, उसे बोला जाता है सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऐसी सोसाइटी जो मल्टीपल स्टेट में काम करे, उसे क्या बोला जाता है? मल्टी, बोलो ना जल्दी से, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या बोलेंगे उसे अपन लोग? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम देंगे। ठीक है सर, परफेक्ट है। पहले मैं सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात कर लेता हूं आपके साथ, है ना? देखिए, तो ऑडिटर के बारे में बात करेंगे। कौन बनेगा ऑडिटर? ठीक है ना? देखिए, पहली बात तो रजिस्ट्रार। जैसे आपके कंपनी के लिए होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जिसको आप प्यार से क्या बुलाते हो? ROC। उसी प्रकार से यहाँ पे होता है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कौन होता है? बोलो जल्दी से। रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो जो रजिस्ट्रार है, एक तो वो ऑडिटर बन सकता है। मतलब क्या बात कर रहे हैं सर? क्या मतलब रजिस्ट्रार ही ऑडिटर बनेगा? हाँ, या किसी दूसरे पर्सन को अथोराइज कर सकता है। क्या कर सकता है? बोलो, दूसरे पर्सन को। मतलब कौन अथोराइज करेगा? रजिस्ट्रार अथोराइज करेगा दूसरे पर्सन को कि तू क्या बन जा? तू ऑडिटर बन जा। बोलो क्या बन जा? ऑडिटर बन जा।
अब रजिस्ट्रार जब भी अपॉइंट करता है ना, हमेशा किस में करने वाला है? लिखित में करने वाला है। कोई नई बात पढ़ रहे हो क्या आप लोग? हमेशा अपॉइंटमेंट राइटिंग में ही होता है बेटा। कभी आपने ओरल अपॉइंटमेंट सुना है? ऐसा नहीं। तो हमेशा अपॉइंटमेंट कैसा होगा? राइटिंग में होगा। तो मैंने क्या कहा, मुझे बताइए कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन अपॉइंट कर सकता है? रजिस्ट्रार अपॉइंट कर सकता है। रजिस्ट्रार ने नहीं किया तो, अगर देखो, एक तो सीधी सी बात है, एक तो रजिस्ट्रार ऑडिट करेगा, या रजिस्ट्रार नहीं तो वो क्या करेगा? दूसरे पर्सन को, अरे भाई साहब, है ना, दूसरे पर्सन को, सुनो बात को, दूसरे पर्सन को अथोराइज करेगा। अब दूसरे पर्सन की अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो वो कौन व्यक्ति हो सकता है? पहला कौन होगा बताइए जल्दी से? सीए। इसीलिए तो हम ये पढ़ रहे हैं बेटा, नहीं तो हम पढ़ क्यों रहे होते, है ना? समझो, आप सीए बनने के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या कर सकते हो? ऑडिट कर सकते हो। इसके अलावा डिप्लोमा होल्डर, क्या कहा मैंने? बोलो, डिप्लोमा होल्डर इन कोऑपरेटिव ऑडिट, एक ऐसा कोर्स होता है डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव ऑडिट नाम का। आप सीए हो, आप बीए हो, आप बीकॉम हो, आप क्या कर सकते हो? आप बेटा समझना, आप वो डिप्लोमा होल्डर का कोर्स कर सकते हैं, और उसके बाद आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिट्स मिलना चालू हो जाएंगे। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी ने एक अपना लोकल सीए हायर कर रखा है, समझ रहे हैं आप बात को? मतलब उन्होंने अपना एग्जांपल याद रखने के लिए, है ना? आओ, तो डिप्लोमा होल्डर इन कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट्स, वो भी क्या कर सकता है बेटा? वो भी ऑडिट कर सकता है। वो बाकायदा लिखता है लोग अपने नाम के नीचे ऐसे, डॉक्सा। आप बोलोगे भाई साहब क्या है करके, फिर समझ में आता है, ओ डिप्लोमा ऑफ क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट से करके बोले, हट यहाँ से, है ना? चलिए आओ, अब देखो यहाँ पे क्या। अब पहली बात तो कौन कर सकता है? सीए कर सकता है। दूसरा क्या? डिप्लोमा होल्डर। अरे बोलो ना, डिप्लोमा होल्डर मतलब आपके इसमें, आप ऐसा समझो कॉमर्स का बीकॉम, है ना, तो उसमें वो डिप्लोमा होल्डर हुआ। उसी प्रकार से कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी अगर कोई डिप्लोमा होल्ड करता है तो वो ऑडिट कर सकता है। तीसरा देखो बेटा, ऐसा व्यक्ति जिसने ऑडिटर सर्व किया है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर। क्या कहा मैंने? बोलो सर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, और किसी पर्सन ने बेटा, कोई ताऊ है, उसने क्या किया है? उसने बेटा ऑडिट करके रखा है। अब वो कहा उसको पढ़ाएंगे, उसको थोड़ी बोलेंगे नहीं नहीं सीए क्लियर करना ही पड़ेगा, नहीं नहीं एग्जाम देना ही पड़ेगा तुमको डिप्लोमा होल्डर, नहीं, उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है बेटा वहां पे। तो हमने बोला चल एक काम करते, तेरे एक्सपीरियंस के बुनियाद पर हम तुझे ऑडिटर बनने देंगे। क्या? हाँ सर, ऑडिटर बनने देंगे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाकई कोऑपरेट कर रही है लोगों के साथ ऑडिटर बनाने के लिए। पहला बोला, तुम एक तो रजिस्ट्रार बनेगा, नहीं तो वो किसी दूसरे पर्सन को अथोराइज करेगा। पहला क्या बोला बताइए? पहला एक तो सीए होना चाहिए, दूसरा नहीं तो बीए यानी कि डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए, और तीसरा क्या बोला बताइए? जो पुराना, बतौर पुराना ऑडिटर बेटा, समझे आप बात को, जिसने पहले ऑडिट सर्व किया है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, जिसने ऑडिट सर्व किया है कोऑपरेटिव या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, वो व्यक्ति भी क्या बन सकता है? वो व्यक्ति भी ऑडिटर बन सकता है। किसी को कोई दिक्कत अभी तक? बताइए मुझे जल्दी सर। नहीं सर। आओ अब देखो, अब बात करेंगे क्या सर, कौन अपॉइंट करेगा ऑडिटर को? आखिर अपॉइंट कौन करता है? तो देखो, पहले ऊपर डिस्कस हो चुका है, कौन अपॉइंट करता है? बोलो, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओसीएस का मतलब क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, मैं अगर सिर्फ आरओसी लिख देता ना, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आरओसीएस का मतलब होता है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, वो अपॉइंट कर सकता है। दूसरा, अब अपॉइंट किसने किया? रजिस्ट्रार ने। तो ऑडिट रिपोर्ट किसको दोगे? अब जिसको अपॉइंट करता है जो आपको, यानी कि रजिस्ट्रार को। लेकिन भैया मजे किसने लिए? आरओसी ने। लेकिन सजे किसको होंगे? सोसाइटी को। फीस कौन पे करेगा बेटा? सोसाइटी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको एमसीक्यू में पूछते हैं लोग। ठीक है, क्या पूछेंगे बताइए जल्दी से, कि फीस या जो एक्सपेंस है ऑडिट का, वो कौन बॉर्न करता है? तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे? सर वो करता है कौन बताइए? सोसाइटी। अब ध्यान दो बेटा, अगर सुनो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा दिक्कत है लिखने के अंदर, तो आप अननेसेसरी भारी शब्दों का प्रयोग मत करना। बीच में दो, पिछले या उसके पहले अटेम्प्ट की बात है, एक ऐसा ही मैंने पेपर चेक के लिए लिया, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्वेश्चन पूछा गया था। वहां पे वो लिखता है कि सोसाइटी विल, सोसाइटी नहीं, क्या लिखा था उसने? हाँ अब याद आया, एक्सपेंसेस ऑफ ऑडिट, ऑफ ऑडिट विल बी born by क्या? सोसाइटी। अब इसका अर्थ ही अलग हो जाता है। ये बॉर्न का मतलब क्या होता है? पैदा करना। अरे मतलब बॉर्न पैदा होना, करना नहीं, सॉरी, होना। आओ ध्यान दो, अब अगर बॉर्न है तो आप सोच के देखिए
मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉर्न कैसे हो सकता है, वो तो फिट भी नहीं बैठ रहा है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, बॉर्न ये होता है ई वाला, दोनों में डिफरेंस, ई से एक्सपेंसेस बराबर है क्या, तब ऐसा याद मत रखना। तो आपको अगर आए तो याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मली भी लिख दिए कि एक्सपेंसेस ऑफ ऑडिट विल बी बेयर्ड बाय किसके द्वारा, बताइए जल्दी से, सोसाइटी, तो भी चलता है। मेन है एक्सपेंसेस बताना और सोसाइटी शब्द को बताना। ये बॉन्ड कोई यहाँ पे कीवर्ड नहीं है आपका जो आप उसको लेके रट्टे मारोगे, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा आपके साथ अपॉइंट कौन करता है, रजिस्ट्रार अपॉइंट करता है बेटा। दूसरा, ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट देता है किसको, रजिस्ट्रार को, लेकिन पैसा कौन खर्च करता है बताइए, सोसाइटी खर्च करता है। यानी अमूल का ऑडिट कौन करोगे, आप करोगे, किसके कहने पर, रजिस्ट्रार के कहने पर। आप ऑडिट रिपोर्ट किसको दोगे, रजिस्ट्रार को दोगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, उसकी फीस कौन पे करने वाला है, अमूल पे करने वाला है। अमूल वैसे मल्टी स्टेट है, उसको छोड़ो, आप कोई भी नॉर्मल कोई बैंक ले लो, जैसे यवतमाल कोऑपरेटिव बैंक हो गई, तो वो कौन बेयर करेगा, वो बैंक बेयर करेंगी उसका खर्चा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, अब ऑडिटर को कुछ राइट दे रखे हैं, ये वही राइट है जो आप कंपनी ऑडिट में पहले से पढ़ के आते हो। कैसे, देखो, ऑडिटर हैज राइट ही कैन एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स पेपर एंड सिक्योरिटी एट ऑल टाइम। याद है आप ऐसे 200 के अंदर भी आप लोग ये चीजें डालते थे कि प्रोवाइड विद इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और सारी चीजों का एक्सेस हमारे पास होना चाहिए। पावर याद आ रहा है आपको, ऑडिटर के जो पावर्स है उसका पहला पावर ही है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस कर सकता है एट ऑल टाइम्स, बस यही वाली बात यहां पे दे रखी है। अब देखो क्या, ऑफिसर आर बाउंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। अगर ऑडिटर ने कोई इंफॉर्मेशन बुलाया तो ऑफिसर को देना पड़ेगा, ऑडिटर ने रिफ्रेशमेंट बुलाया ऑफिसर को देना पड़ेगा, समझा। मुझे लस्सी पीने की इच्छा हो रही है, देना पड़ेगा उसको, मुझे चाय भी पीना है, देना, डोमिनोज का पिज्जा खाना है, देना पड़ेगा। मतलब ऑडिटर ने जो बोला वो सब कुछ चीजें कौन करेगा, बताइए जल्दी से, ऑफिसर करेगा। बोलो कौन करेगा, ऑफिसर करेगा। ओके सर, अब देखो क्या, अब ऑडिट से रिलेटेड ये थोड़े से ट्रिकी पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने में दिक्कत आएंगी। देखो यहाँ पे ऑडिट से रिलेटेड कुछ मैटर्स है जिसपे कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर विशेष तौर पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देता है, ठीक है ना। अब बहुत सारे लोग लेट आए तो एक क्विक रिवीजन मैं आपको करवा देता हूं, इधर थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। देखिए बेटा, आप कहाँ घूम रहे हो इतना, हाँ फैन चाहिए था पक्का, आपको एसी में बैठना है यहाँ, एकदम ठंडा नहीं, ठीक है आओ। कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिट के बारे में हम लोग देख रहे थे, आज हमने पढ़ना चालू किया। दो प्रकार के कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, सारे लोग चिल्लाएंगे, पहला कौन सा, सिंगल, और दूसरा क्या, मल्टी स्टेट। सिंगल मतलब जो एक स्टेट में काम करे, बेटा भावुक मत हो जाना, और दूसरा क्या, मल्टी स्टेट मतलब जो मल्टीपल स्टेट्स में काम करे, जैसे अमूल, तो उसका एग्जाम्पल हुआ मल्टी स्टेट। सर ऑडिटर कौन बन सकता है, तो उसका रजिस्ट्रार ही ऑडिटर बन सकता है, ऐसा समझो कंपनी का ऑडिट आरओसी कर रहा है करके, एक तो रजिस्ट्रार बन सकता है, या दूसरा अगर मैं बात करूं किसी पर्सन को ऑथराइज करे, किसको ऑथराइज कर सकता है, सीए को ऑथराइज कर सकता है, बीए यानी कि डिप्लोमा को, और तीसरा क्या बोला बताइए जल्दी से, जिसका एक्सपीरियंस है कोऑपरेटिव ऑडिटर का, उसको भी बोल सकता है क्या कर ले भाई, तू भी ऑडिट कर ले। सर रजिस्ट्रार अपॉइंटमेंट हमेशा राइटिंग में करता है, वाओ। उसके बाद देखिए क्या, फिर क्या बोला गया, देखिए यहाँ पे, फिर बोला गया यहाँ पे अपॉइंटेड बाय। सर रजिस्ट्रार अपॉइंट करता है, ऑडिटर आता है, ऑडिट रिपोर्ट बना के रजिस्ट्रार को देता है, लेकिन मजे रजिस्ट्रार ने लिए, सजे कौन बेयर करेगा, सोसाइटी, यानी कि फीस जो है वो कौन बेयर करने वाला है, ऑडिटर की सोसाइटी। क्या बात है, ऑडिटर के पास क्या होता है बेटा, अधिकार होता है, वो जब चाहे तब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बुला सकता है, और जो इंफॉर्मेशन वो मंगाए वो सारी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, किसे देना पड़ेगा बताइए, ऑफिसर्स को, या सोसाइटी के जो ऑफिसर्स है उनको वो सारी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। किसी को कुछ दिक्कत अभी तक, बताइए, सब कुछ बढ़िया है बेटा। आओ अब ध्यान दो यहाँ पे, आओ सुनो, ध्यान दो यहाँ पे। अब बात करेंगे ऑडिट कंसर्न, मतलब ऑडिटर को कुछ बातों का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। क्या, कि सर कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसी भी एक मेंबर, क्या कहा मैंने, बोलो, कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसी भी एक मेंबर की होल्डिंग मैक्सिमम कितनी हो सकती है,
20% हो सकती है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 20%। मतलब 20.1% हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 20 हो सकता है क्या? हो सकता है। मैक्सिमम 20 का मतलब होता है अप टू 20, यानी कि 0 से लेके 20 तक दोनों इंक्लूसिव है बेटा लिमिट, ठीक है ना? ओके, तो किसी की भी शेयर होल्डिंग मैक्सिमम 20% होंगी। और 1000, पहले 1000 तो समझ में आता था, अब बहुत पुराना एक्ट है इसलिए, लेकिन अब ये 1000 का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। अब हम लोग बोलेंगे कितना हो सकता है? मैक्सिमम 20% हो सकता है, ठीक है? ओके, अब ध्यान देना, ये पॉइंट ध्यान देना, ये सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं इसके ऊपर। देखो क्या सर, जो चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन है, क्या कहा मैंने? बोलो, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन। अब चैरिटेबल क्या होता है? कल अपन ने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पढ़ा था, उसमें क्या होता है? उसमें डोनेशन दिए जाते हैं, बराबर है ना? तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, ये भी क्या कर सकती है? चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन कर सकती है। क्या कर सकती है? बोलो, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन। जैसे मान लो नागपुर में फ्लड आ गया, बहुत कम चांसेस है बट आ गया, तो अब नागपुर के जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो चैरिटीज करेंगी, ताकि क्या उस फ्लड से, मतलब जो भी अफेक्टेड एरियाज है उसको क्या कर सके? सुधारा जा सके। अब समझ रहे बात को? तो इसे चैरिटी बोला जाता है। अच्छा, अब ये चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन कितना नहीं हो सकता? 10% आफ्टर ट्रांसफर टू रिजर्व से ज्यादा नहीं हो सकता। क्या कहा मैंने? बोलो, 10% आफ्टर ट्रांसफर टू रिजर्व से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब क्या? देखो सर, आपने प्रॉफिट कितना कमाया? 1000 रुपए। आपने रिजर्व में ट्रांसफर कितना किया? 200। मुझे बताइए रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर होता है? ऐसा कोई फिक्स, आपने कंपनीज एक्ट में एक लिमिट पढ़ी होंगे बेटा कि रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है करके। आपने कोई लिमिट ही नहीं पढ़ी, क्योंकि ऐसी कोई लिमिट ही नहीं है। आपको चाहिए उतना आप ट्रांसफर कर सकते हो, आपके चॉइस के ऊपर है आप कितनी सेविंग रखना चाहते हो, ठीक है? ओके, अब देखो ट्रांसफर को आप ऐसे क्यों बैठे हो जैसे सब कुछ लूट गया है करके, है ना? थोड़ा हंसमुख रहिए बेटा। आओ यहाँ पे ध्यान दो, एक तो सब सफेद कपड़े भी पहन के आए तो और लग रहा है ऐसा, है ना? आओ यहाँ पे, आओ। देखो सुनो, मुझे बोला गया कि आओ पहन के करके, ऐसा नहीं है कि वो, आओ। चलो, अगर मैं कहूँ आपके साथ सारे लोग ध्यान दो ना बेटा, प्रॉफिट जो है बेटा 1000 है और रिजर्व जो है ये 200 का है, मतलब बचा कितना पैसा? 800। तो रिजर्व में ट्रांसफर करने का कितना पैसा बचा? बोलो, 800। तो मैक्सिमम चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन कितना हो सकता है? बताइए, 80। कितना हो सकता है? बोलो, 80। इसका 10% मानते हो कि नहीं मानते हो? है ना? यस। अब देखो क्या होता है, रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद जितना पैसा बचता है ना, उससे डिविडेंड या बोनस बांटा जाता है, ठीक है? बोनस एम्प्लॉयज को बांटा जाता है और डिविडेंड किसको दिया जाता है? मेंबर्स को, ठीक है? ये सोसाइटी अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे बेटा, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इसे कहते हैं। अब बोला गया फिर इसके बाद जो पैसा बचेगा उससे चैरिटेबल अमाउंट दिया जाएगा, बट ये चैरिटेबल अमाउंट इस अमाउंट के 10% से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं सर, नहीं हो सकता है। और आखिरी में एजुकेशन फंड में भी आपको पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है, जितना स्टेट गवर्नमेंट बोलेंगे। स्टेट गवर्नमेंट ने सबको बोल रखा है कि 10% इस बार आप ट्रांसफर करो, तो आपको 10% ट्रांसफर करना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला 30% करो, तो आपको 30% पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। मतलब ये एसजी की चॉइस है बेटा, समझ रहे आप बात को? स्टेट गवर्नमेंट की चॉइस है कि उस एरिया में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जो सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनसे कितना पैसा बुलवाना एजुकेशन फंड में, ताकि उससे करप्शन की, सॉरी, ताकि उससे एजुकेशन में बढ़ोतरी हो सके सोसाइटी के, मतलब वहां के आजू बाजू के स्टेट के, है ना? तो ये हुआ कितना? ये हुआ एजुकेशन फंड। और ये किसकी चॉइस है बताइए? ये बताइए, इट्स एसजी चॉइस। किसकी चॉइस है? बोलो। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट की चॉइस है। एकदम इजी है, किसी को कुछ लग रहा है भारी? एकदम नहीं। चलो सर आओ, अब देखो क्या हो जाएगा, ठीक। आओ देखो, अगले बार देखो क्या बोला जा रहा है। सोसाइटी जो है ना बेटा, ये क्या दे सकती है? लोन दे सकती है। लेकिन किसको लोन दे सकती है? सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स को दे सकती है। मतलब अगर आपको लोन चाहिए तो आपको मेंबर बनना पड़ेगा, आप मेंबर हो तो आपको लोन मिलेगा। लेकिन आप किसी दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी को पैसों की जरूरत है तो आप उसको भी लोन दे सकते हो, लेकिन आपको क्या लेना पड़ेगा? सैंक्शन, यानी कि अप्रूवल लेना पड़ेगा। किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा? बोलो जल्दी से। ROCS यानी क्या होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी से परमिशन लेना। परमिशन लेने के बाद आप किसी दूसरे सोसाइटी को भी लोन दे सकते हो क्या? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हो। किसी को कोई दिक्कत अभी तक नहीं सर। अब देखो क्या अब बोला जा रहा है कि डिपॉजिट प्लस लोन,
मतलब आप कितना डिपॉजिट या लोन एक्सेप्ट कर सकते हो। ये लेने के बारे में बात हो जा रही है बेटा, देने के बारे में ऊपर देख लिया, अब लेने के बारे में बात हो रही है कि किससे पैसा एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट के तौर पर और किससे लोन का पैसा एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये लिमिट कौन स्पेसिफाई करता है? बाय लॉज। कौन स्पेसिफाई करता है बोलो? बाय लॉज। जैसे कि कॉप, अरे यार तुम यार आओ, तो ये लॉ बताता है, क्या बताता है बोलो जल्दी से? लॉ बताता है। क्या बताता है लॉ? कि कितना पैसा तुम ले सकते हो। लॉ ने बोला इस बार तो तुम ज्यादा मत लेना, इतने लिमिट तक ही लेना। पेड अप शेयर कैपिटल का 20% तक लेना, पेड अप शेयर कैपिटल का 100% तक लेना, पेड अप शेयर कैपिटल का 500% तक लेना, है ना। जनरली 2:1 का रेशियो चलता है बेटा, समझ रहे हैं बात को? आपने जितना पेड अप लगाया मेंबर्स ने उससे डबल पैसा आप एक्सेप्ट कर सकते हो। कभी कभार ज्यादा भी अलाउ कर देते हैं, तो ऐसा अलग अलग है, जिनको जैसा लगा हो वैसा स्विच करते रहते हैं। उसके बाद देखो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एनी सम आफ्टर ट्रांसफर टू द रिजर्व फंड। अपन ने देखा ना, रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद आप चाहे उतना पैसा क्या कर सकते हो? अप्रोप्रिएट कर सकते हो। ये सोसाइटी की चॉइस है। क्या कहा मैंने? सोसाइटी चॉइस। और ये किसकी है? एसजी चॉइस। समझ गया बात को? इस पे मेरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन इन दोनों अमाउंट पे मेरा कंट्रोल होता है। ओके सर, चलो अगला देखो। अब क्या? अब मैं आपके साथ बात करूंगा किसके बारे में? हाँ सर, अब मैं बात करूंगा आपके साथ इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब ये जो, अब समझिए, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, इनके पास बहुत पैसा होता है बेटा, क्योंकि जितने भी जो लोकल, अब समझो ना, अगर मैं रूरल एरिया में कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल रहा हूं ना, तो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो लोग होते हैं बेटा जो जान पहचान के होते हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मेंबर्स है वो ऑब्वियस सी बात है उस लोकेलिटी के, उस विलेज के होंगे। तो विलेज वालों का ट्रस्ट जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बैंक। ठीक है। अब इसके दो कारण है। एक तो बेटा सबसे बड़ा कारण है पैसा। इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, क्या कहा मैंने बोलो? रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये ज्यादा होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। और दूसरा भरोसा, जब अपना कोई आदमी काम कर रहा है उस सोसाइटी में तो अपने को पता होता है मेरा पैसा कहीं पे भी नहीं जाने वाला है। क्या भरोसा नेशनलाइज बैंक का कब डूब जाए, ऐसे उनको लगता है। उनको नहीं पता कि बैकिंग कितनी सारी होती है उसके पीछे। बट ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो यहां क्या बोला? बहुत पैसा आएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास। तो क्या करेंगे इन पैसों का? इन्वेस्टमेंट करेंगे। पैसों को ग्रो करना होगा ना बेटा। देखो पैसों को ग्रो कैसे करेंगे, तो देखो क्या बोला गया इन्होंने। सर आप तो लोन वोन दोगे वो एक बात है, लेकिन आपने कुछ पैसा रिजर्व फंड के लिए ट्रांसफर कर रखा था, याद है आपका? ऊपर 200 रुपए अपन ने ट्रांसफर किए थे। अब क्या कीजिएगा इतने धनराशि का? तो देखो क्या आपको क्या करना है। सबसे पहली बात तो आप इसको वर्किंग कैपिटल के लिए यूज कर सकते हो। वर्किंग कैपिटल पढ़ा हुआ लग रहा है कुछ कुछ एफएम में, हाँ सुना ही हुआ है, पढ़ा हुआ तो नहीं पता, सुना हुआ जरूर है सर। वर्किंग कैपिटल है ना। वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस में लगने वाला पैसा, उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। इनका डे टू डे अफेयर्स क्या है बेटा? लोगों को लोन बांटना, लोगों से पैसा लेना, किसी को क्रॉप लोन देना, किसी को कुछ देना। तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल के लिए काम आने वाले पैसे मतलब रिजर्व फंड, ये जो 200 रुपया है ना बेटा, इससे आप क्या करना है ना, वर्किंग कैपिटल में इसका इस्तेमाल कर लेना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दूसरा देखो, दूसरा आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो एज पर प्रोविजन ऑफ एक्ट। क्या कहा मैंने बोलो? आप इसको इन्वेस्ट, इन्वेस्ट का मतलब होता है आप कहीं पे डाल सकते हो एज पर द प्रोविजन ऑफ एक्ट। सर कहां पे डालते बताइए जल्दी से? ले क्या पेनी स्टॉक्स खरीद ले क्या? नहीं, सोसाइटी का पैसा है, इसको कुछ गिने चुने कारणों में ही यूज किया जा सकता है। क्या कहा मैंने बोलो? सोसाइटी के पैसे को कुछ गिने चुने कारणों में ही यूज किया जा सकता है। जैसे देखो आपके पास ज्यादा पैसा हो रहा है तो आप किसी सेंट्रल या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में उसको डिपॉजिट कर सकते हो। क्या कहा मैंने बोलो? किसी सेंट्रल या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, कौन सी बैंक बोलो? कोऑपरेटिव बैंक में आप डिपॉजिट कर सकते हो। जैसे कि सेंट्रल में एसबीआई भी आ गया बेटा, और स्टेट कोऑपरेटिव में जो स्टेट लेवल के बैंक्स होते हैं वो भी यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे अपने यहाँ पे शिक्षक सहकारी कोऑपरेटिव बैंक है, फिर महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, यवतमाल अर्बन कोऑपरेटिव या ऐसा कुछ तो भी नाम है उसका। तो ये सारी जो चीजें है ना बेटा, इसके अंदर आप क्या डाल सकते हो? पैसा डाल सकते हो। दूसरा देखो क्या,
सिक्योरिटीज बता के रखिए ऑफ ट्रस्ट एक्ट, यूनिट ट्रस्ट एक्ट यूटीआई करके एक कंसेप्ट है जिसमें गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है बेसिकली। तो ये जो एसजीबीज आपने सुना होगा, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह ना, ऐसी गवर्नमेंट की अलग अलग सिक्योरिटीज होती है जो ट्रस्ट एक्ट के तहत बोल रखा है। उन सिक्योरिटीज में भी आप क्या कर सकते हो, पैसा डाल सकते हो। मतलब बेसिकली ये हो गया कि गवर्नमेंट को आपने पैसा दिया, ले हमारा पैसा यूज कर, और उस पर हमको इंटरेस्ट देना और ज्यादा पैसा बढ़ा के देना। तीसरा सर, दूसरे कोऑपरेटिव बैंक, अदर कोऑपरेटिव बैंक, अदर का मतलब क्या होता है, सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अलावा भी अगर कोई दूसरे कोऑपरेटिव बैंक होंगे जो केवल और केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम कर रहे हैं। क्या काम है, बोलो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम कर रहे हैं, जिसको आप कौन अप्रूव कर दे, बोलो, रजिस्ट्रार अप्रूव कर दे। कौन अप्रूव कर दे, रजिस्ट्रार अप्रूव कर दे। आप वहां पे भी पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि उनके पास रख सकते हो अपने पैसे को। या समझो बात को, सर कोई भी देखो, शेयर, सिक्योरिटी, बॉन्ड या डिबेंचर, अब ये सब आपको क्या होते हैं, कंसेप्ट आपने पढ़ा है लॉ के अंदर भर भर के, यही तो पढ़ा है लॉ में, है ना। मतलब यही तो है ना, मेजरली अपने को सिक्योरिटी से रिलेटेड ही डीलिंग है। अब देखो, ऑफ एनी अदर सोसाइटी विथ लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब क्या बोला, एग्जाम्पल के लिए अमूल जो है बेटा, अमूल के पास ज्यादा पैसा हो रहा है, तो मान लो दिनशा भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होता, तो वो दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसकी लाइबिलिटी क्या है बताओ, लिमिटेड है। मतलब सर दो कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक की लिमिटेड एक की अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी में नहीं डाल सकते। केवल ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, उसके शेयर्स में, उसके डिबेंचर्स के, उसके बॉन्ड्स में क्या पैसा डाला जा सकता है, क्या, बिल्कुल बिल्कुल डाला जा सकता है। समझे आप बात को। और आखिरी में क्या बोला, अगर अदर मनी, अदर जगह भी आप डाल सकते हो, बस सीजी और एसजी की परमिशन ले लेना। जब ये देना ही था तो पता नहीं ये क्यों दिया, ठीक है, पर ठीक है, कहीं पे भी आप डाल सकते हो, अगर आपको कौन परमिशन दे दे, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट आपको परमिशन दे दे। कौन दे दे, बोलो, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट परमिशन दे दे, ठीक है सर। तो देखो क्या बोल रहे हैं, हमने कहा हमारे पास बहुत पैसा है। अब हमारे पास बहुत पैसा है तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो वर्किंग कैपिटल में डालेंगे, या कुछ ऐसी जगह जिसको एक्ट ने बोल के रखा है वहां पे आपको पैसों को डालना पड़ेगा। अब एक और पॉइंट छूट गया है और जो आप डाल सकते हो, देखो क्या, यूज फॉर सम पब्लिक पर्पस लाइकली टू प्रमोट ऑब्जेक्टिव ऑफ सोसाइटी करके, क्या बोला है यहाँ पे, यूज फॉर सम पब्लिक पर्पस लाइकली टू प्रमोट ऑब्जेक्ट ऑफ सोसाइटी। एग्जाम्पल, हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है बेटा, जैसे नागपुर के आजू बाजू संतरे ज्यादा उगते हैं, कहने के लिए, बाकी हम लोग कॉटन ज्यादा उगाते हैं, ठीक है। तो अब समझिए बात को, अब ये एग्जांपल में संतरा ही रखते हैं अपन। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, संतरे की खेती के लिए जिन जिन फार्मर्स को लोन चाहिए उसके लिए हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है, ठीक है। अब लोगों को जगह जगह जाके अवेयर करना बेटा, उनको एजुकेशन देना कि आपने किस तरीके से संतरे की खेती करना चाहिए, है ना। दूसरा, आप किस तरीके से डील करना चाहिए लोगों के साथ, क्या मार्केट प्राइस के भाव आपको मिल सकते हैं, ये जगह जगह जा जाके आप एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हो। तो मैं कहूंगा आपके साथ, ये जो खर्चा आप लोग कर रहे हो, ये किस लिए कर रहे हो, आपके ऑब्जेक्ट ऑफ द सोसाइटी, ऑब्जेक्ट मतलब सोसाइटी का पर्पस क्या है, वो पर्पस को प्रमोट करने के लिए अगर आप खर्चा कर रहे हो ना, तो ऐसे केस में क्या वो चलने वाला है, क्या बताइए मुझे। जैसे कैब्स के लिए ये माइक का खर्चा हो गया बेटा, तो ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज होने वाला है, मुझे बताओ ना। या मान लीजिए अगर मैं जगह जगह जाके, स्कूल जा जाके मैं सेमिनार लूंगा, उनको कुछ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन दूंगा, ये जो मैं खर्चा करूंगा, तो मैं कहूंगा ये ऑब्जेक्ट ऑफ किसको, सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए अगर आप कुछ खर्चा करना चाहते हो ना, बिंदास कर सकते हो, हम आपको नहीं रोकेंगे। समझे क्या बात को। अरे बोलो जल्दी से, तीन बताइए मुझे कितने पर्पस है बेटा, तीन पर्पस है रिजर्व फंड के जो ये पैसा बचेगा। पहला पर्पस बोल दो, पहला पर्पस वर्किंग कैपिटल, दूसरा क्या है इन्वेस्टमेंट, तीसरा क्या है प्रमोशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ सोसाइटी। सर इन्वेस्ट कहां कहां कर सकते हैं, सेंट्रल या स्टेट कॉर्पोरेट, देख के बोलो बेटा। दूसरा क्या बोला जा रहा है, सिक्योरिटी ऑफ ट्रस्ट एक्ट, फिर बोल के रखा है अदर कोऑपरेटिव बैंक, जो कौन अप्रूव करे, रजिस्ट्रार। फिर बोला किसी दूसरे कोऑपरेटिव के शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स में, लेकिन उसकी लाइबिलिटी कैसी हो, लिमिटेड हो। और अदर मनी, जहां पे भी सीजी प्लस एसजी बोल दे, क्या मैं वहां पे डाल दूं क्या पैसा, बिंदास डाल दो, कौन रोक रहा है आपको, ठीक है। चलिए डन है क्या, बोलो मुझे जल्दी से, क्या मैं आगे बढ़ूं अभी, किसी को कोई दिक्कत अभी तक बताइए, ये पेज में किसी को कोई भी दिक्कत। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है। 6 मार्क का सवाल पूछते बेटा इंस्टीट्यूट, 6 मार्क 7 मार्क 6 मार्क 7 मार्क हर बार आता है इस टॉपिक में से, मतलब हर दूसरे अटेम्प्ट में आता है, पिछले अटेम्प्ट में नहीं आया था तो समझ जाना, है ना। आओ अब ध्यान दो,
नहीं सितंबर में भी नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ जनवरी में ही आना चाहिए, है ना। ध्यान दो, सुनो। अब बात करेंगे कुछ स्पेशल, किसके बारे में बात करेंगे बोलो, कुछ स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट। मतलब ऑडिट में कुछ स्पेशल चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ तो अलग होगा ना बेटा, हर बार थोड़ी कॉपी पेस्ट करेंगे हम लोग, हर बार कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा एडिट कर देंगे कॉपी पेस्ट करके। देखो कैसे सर, इनके चक्कर में ओवरड्यू डेट्स क्या होता है, इनके लिए ओवरड्यू डेट्स की डेफिनेशन परिभाषा क्या है। याद करो, बैंकों के केस में 90 दिन हुआ करता था बेटा, ओवरड्यू के बाद 90 दिन हुआ तो आप उसको एनपीए वगैरह बनाते थे कुछ कुछ। यहाँ पे क्या बोला, आप क्लासिफाई करना डेट्स को, जो क्या है 6 महीने से 5 साल के बीच में और 5 साल के ऊपर वाले कौन है। इसको तो अपन ध्यान नहीं, मतलब ध्यान नहीं दें, पक्की बात है आपके लिए बैड डेट्स टर्न होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे कितना दायरा बढ़ा दिया है, देख रहे हैं क्या, 6 महीने से 5 साल का पहला क्राइटेरिया और दूसरा क्राइटेरिया 5 साल के ऊपर। सर 6 महीने से नीचे वाला कोई क्राइटेरिया नहीं है, पहला क्राइटेरिया ही शुरू होता है किसका, ओवरड्यू डेट्स का, 6 महीने से लेके 5 साल और 5 साल के ऊपर। ये एमसीक्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ना। आ जाओ सर, अब ध्यान दो, दूसरा जो इस बार अटेम्प्ट गया था उस पे इसके ऊपर ही एमसीक्यू था, ये क्लासिफिकेशन के ऊपर। अब इसमें आप क्या गड़बड़ करते हो मैं वो भी बता देता हूं बेटा यहाँ पे, ठीक है। जो अपना कंपनीज एक्ट है ना बेटा, वहां पे है ना, सुनो, वहां पे 60 डेज का क्राइटेरिया है। किसका क्राइटेरिया है, 60 डेज का। तो जब सवाल आया होगा तो सवाल में 3 ऑप्शन आप समझ गए होंगे कौन से होंगे, एक 60 डेज होगा, एक 6 महीने होगा, एक 90 डेज होगा और फिर होगा नन ऑफ द अबव करके, बराबर है। या हो सकता है कभी कभार ये लोग 3 महीने का क्राइटेरिया देते हैं, 3 महीना मतलब 90 दिन होते हैं, तो बहुत सी बार वो क्राइटेरिया मैक्सिमम जगह होता है। तो अपना आंसर क्या रहने वाला है इसके अंदर बता दीजिए जल्दी से, अपना आंसर रहेगा 6 महीने का। अगर ये बैंक होती तो मैं कहता 60 डेज का क्राइटेरिया। आप पढ़ते नहीं हो, शेड्यूल 3 के अंदर ये चीज बताई गई हो, मुझे नहीं पता आपने अकाउंट्स में पढ़ाया नहीं पढ़ा। और तीसरा अगर मैं कहूँ आपके साथ, अगर अपने बैंक ऑडिट आया होता तो आप क्या क्राइटेरिया लगाते, 90 दिन का क्राइटेरिया लगाते। क्या लगाते बोलो, 90 दिन का क्राइटेरिया। समझ गए क्या बात को, अरे बोलो बेटा समझ गए आप बात को, है ना। यस सर, चलिए आओ ध्यान दो। अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, अब ये देखो क्या, चेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आपको क्या करना है, प्रोविजंस को चेक करना है, डाउटफुल डेट्स के अगर प्रोविजन क्रिएट हुए तो बराबर से क्रिएट हुए कि नहीं हुए। यहाँ पे कोई ऐसी लिमिट नहीं है 25%, 40%, 100%, D1, D2, D3 कैटेगरी लॉस असेट, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चेक करो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है क्या, इतना चेक कर लो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बनाए हैं, ठीक है। ओके सर, अब देखो क्या, अगर आपको बैड डेट्स हुए हैं और आपको इसको क्या करना है बोलो, राइट ऑफ करना है। क्या करना है बोलो, राइट ऑफ। तो आपको परमिशन लगेंगी, मतलब एक तो ऑडिटर इसको सर्टिफाई कर दे या मैनेजिंग कमेटी। मैनेजिंग कमेटी मतलब जैसे कंपनी में होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन होते हैं, मैनेजिंग कमेटी होते हैं। तो मैनेजिंग कमेटी या ऑडिटर कोई भी अगर इस बात को सर्टिफाई कर दे, क्या कर दे, सर्टिफाई कर दे कि हाँ बैड डेट्स हुए हैं और इतने अमाउंट के हुए हैं, तो मैं कहूंगा आपके साथ आप उसको क्या कर देना, आप उसको बैड डेट्स, फिर आप बैड डेट्स की एंट्री पास करेंगे। तब तक क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी बैड डेट्स की एंट्री पास कर सकती है क्या, नहीं। थोड़ा सा विचित्र है मैं जानता हूं सर। वैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी कैसे किया जाए, आओ पढ़ाता हूं। देखो सबसे पहले बोला है यहाँ पे क्या, एज पर जनरल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। वाओ, आपको पता था ये बात, नहीं पता था। अक्रूअल डबल एंट्री को जनरल प्रिंसिपल बोला जाता है। और अच्छा, ये असेट और लायबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन। फिर से वाओ, पता था आपको ये बात, नहीं पीपीई में शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, इनको लगता है। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज किया जाता है। फिर से वाओ बोलो ना, फिर से क्या है बेटा, वाओ, है ना, कि आपको पता था असेट को पुट टू यूज करने तक के खर्चे को क्या किया जाता है, कैपिटलाइज किया जाता है। सर करंट असेट जो होते हैं ना, इन्वेंट्री, उसको कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस मतलब एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर पे किया जाता है। आपको पता था, नहीं, तो फिर से हाँ आइए सर। कंटिंजेंट लायबिलिटी को आप केवल फुटनोट की मदद से शो करते हो, आप मतलब ये तो वैसे भी करते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है तो उसको फुटनोट की मदद से बताया जाता है, ठीक है ना, उसको डिस्क्लोज करना होता है। बहुत बढ़िया सर। देखो तो मैंने क्या बात बताया, मैंने 5 बातें बताया आपको असेट एंड लायबिलिटी से रिलेटेड जो आपने कभी जीवन में नहीं पढ़े। पहला क्या, कि प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करना। दूसरा क्या बोला बताइए जल्दी से, वैल्यूएशन करना कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन पर। तीसरा बोला इंस्टॉलमेंट
इंस्टॉलमेंट को ऐड कर देना, चौथा बोला करंट एसेट को मतलब जो एनआरवी और कॉस्ट विचएवर इज लोअर देख लो, और कंटीजेंट लायबिलिटी को फुट नोट यानी कि नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर दो। क्या कर दो बोलो? डिस्क्लोज कर दो। ठीक है सर। अब देखो सर सुनो ना, एडहेरेंस टू कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अपने कुछ उसूल होते हैं, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रिंसिपल्स क्या है, और अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया ना, तो मैं आपको बता दूं सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल ऑडिट करवा सकता है इनका। क्या करवा सकता है बोलो? स्पेशल ऑडिट करवा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट इनका। इतना खतरनाक। अच्छा क्या है सर बताइए? एडहेरेंस टू कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स क्या है? देखो, चेक वेदर सेल प्राइस कुड बी रिड्यूस, चेक करो आपने क्या जो सेल प्राइस है क्या उसको कम किया जा सकता है क्या? सेल प्राइस का मतलब समझो, अब आपने ऐसा भी ना हो कि आपने प्राइसेस इतने बढ़ा दिए कि फार्मर्स के मजे ही मजे हो गए, लेकिन आपने सोसाइटी की ऐसी तैसी कर रखी है, तो आपने ऐसा काम नहीं करना है। आपने बैलेंस बनाते हुए चलना है कि फार्मर को भी अच्छा पैसा मिले और किसको, और सोसाइटी को भी बेनिफिट हो, ऐसा इनका कहना है। तो आपका पहला कहना बोला गया है कि सेल प्राइस को रिड्यूस किया जा सकता है, इंक्रीज नहीं है। आपको मन से आवाज आएंगी इंक्रीज, प्रॉफिट ज्यादा। आप प्राइवेट कंपनी नहीं हो, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, सोसाइटी के बारे में सोचो। दूसरा, चेक वेदर मिडलमैन कमीशन को अवॉइड किया जा सकता है क्या? कोऑपरेटिव सोसाइटी होती ही इसलिए कि डायरेक्ट कांटेक्ट बनाया जा सके फार्मर के बीच में और मार्केट में जो खरीद रहे हैं ना लोग उनके बीच में। ये होलसेलर और ये बाकी डिस्ट्रीब्यूटर इनको अवॉइड करना चाहते हैं हम, ताकि इनका कमीशन टूटेगा, कमीशन टूटेगा तो प्राइस जो रहेंगी फाइनल प्राइस वो क्या रहने वाली है? कम रहने वाली है। तो पहला क्या बोला? सेल प्राइस को घटाया जा सकता है क्या? दूसरा क्या बोला बताइए जल्दी से? कमीशन अवॉइड किया जा सकता है क्या? तीसरा क्या क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो ऑब्जेक्ट्स है बेटा वो अचीव हो रहे हैं क्या? जैसे मेरे ऑब्जेक्ट्स है लोगों को अवेयर करना किसके बारे में? ऑरेंज की खेती के बारे में। तो क्या मेरे वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं क्या? उसके बारे में बात किया गया। फिर क्या बोला गया? क्या आपने वाकई बेनिफिट्स प्रोवाइड किए मेंबर्स को? ऐसा ना हो आप फार्मर से सस्ते दामों में ले रहे हो, मार्केट में महंगे दामों में बेच रहे हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मजे हो गए लेकिन फार्मर भी लूट गया और मार्केट भी लूट गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर बोला गया क्या वेस्टेजेस को अवॉइड किया जा सकता है? जैसे मिल्क के केस में क्या होता है, मान लो अगर मिल्क खराब हो गया तो कोई बात नहीं, एक काम करो आप पनीर बना लो उससे, आप नहीं हो आप घी बना लो उससे, कुछ तो भी ऐसा बाय प्रोडक्ट, आप समझ रहे? तो इनका कहना है वेस्टेजेस को किस तरीके से आप अवॉइड कर सकते हैं। तो जैसे अब अमूल वगैरह के केस में क्या होता है, जब भी कोई मिल्क आता है तो पहले उसको ये लोग टेस्ट चेक करते हैं कि कितने समय तक ये मिल्क टिक सकता है। इनके पैरामीटर्स है, इनको लगता है कि अगर ये 3-4 दिन के पहले ही समाप्त खत्म हो जाएगा, ये मतलब खतरनाक है मिल, तो बाकी इसको खराब कर दे, तो ये लोग फिर उसको क्या करते हैं, फिर इसको दूसरे चीजों के लिए बेच देते हैं, जैसे कि पनीर हो गया, जैसे कि घी हो गया, जैसे कि कर्ड हो गया, उसके लिए डाल देते हैं। और जो अच्छे एकदम प्योर और जबरदस्त क्वालिटी का होता है उसको आगे बढ़ाते हैं बेटा, किसके लिए? ताकि वो पैकेज होकर सर्कुलेट हो मार्केट में। ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद बहुत सारी प्रोसेस होती है, उसके बाद हम तक पहुंचता है। फिर क्या बोला जा रहा है? क्या परचेसेस इकोनॉमिकल, मतलब परचेसेस सस्ते हो सकते हैं क्या? ऐसा इनका कहना है। मतलब बोला जा रहा है कि इन ऑल परचेसेस सस्ते करूंगा तो सेल प्राइस को भी घटा दूंगा, तो बेनिफिट किसका हो रहा है बताइए मुझे? फार्मर्स का, फार्मर्स नहीं सॉरी सोसाइटी का। और फार्मर्स का तो चाहिए ही बेनिफिट, क्योंकि जब आपने मिडलमैन को हटाया ना बेटा तो फार्मर को ज्यादा पैसा मिलेगा। आप समझिए बात को, पहले फार्मर को 10 रुपए मिल रहा था, मिडलमैन 10 रुपए रख के 20 रुपए सोसाइटी में आ रहा था। इनका कहना है 15 रुपए फार्मर को दो, आप मार्केट में 17 रुपए में लाओ, 2 रुपए आप खुद रखो। समझ रहे हैं आप बात को? ये बेसिस, तो मार्केट को भी विन हुआ, इधर भी विन विन सिचुएशन। चलो सर, तो ये क्या हुआ बताइए जल्दी से? सर ये कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स हुए, एक बार मुझे रिवाइज कराएंगे ना? क्या सेल प्राइस को घटा सकता हूं क्या? कमीशन मिडलमैन को अवॉइड करा सकता हूं क्या? प्राइस को घटा सकता हूं क्या? परचेस प्राइस को? ऑब्जेक्ट अचीव हो रहे हैं क्या? बेनिफिट्स मेंबर्स को प्रोवाइड हुए क्या? ये सारी, और वेस्टेजेस को अवॉइड कर सकता हूं क्या? ये पूरी चीजों को कौन चेक करता है? ऑडिटर। बताइए कौन? थारा भाई ऑडिटर चेक करेगा किसको? बताइए ना सर इसको। लेकिन आ जाओ सर, अब देखो क्या सर, प्लीज ध्यान देना यहाँ पे।
मेंबर रजिस्टर shall check entries in the member register with respect to loan and repayment, मतलब मेंबर को जो लोन दिया गया उसने जो रीपेमेंट किया उससे रिगार्डिंग रजिस्टर मेंटेन होगा। मैं रजिस्टर को रेगुलरली चेक करूंगा और अगर मुझे कुछ भी घपला मिले तो मैं क्या करूंगा, इस बेसिस पर उसको क्लासिफाई करूंगा। कौन सा क्राइटेरिया है? 6 महीने से 5 साल और 5 साल के बोलो ना ऊपर, 6 महीने से 5 साल और 5 साल के बोलो जल्दी से ऊपर, ठीक है। ओके सर, अब देखो क्या, अब अगर आप ऑडिट कर रहे हो बेटा, आप मतलब कौन? ऑडिटर। ऑडिटर कौन बन सकता है बताइए जल्दी से? रजिस्ट्रार या कोई दूसरा पर्सन? दूसरा पर्सन में कौन कौन है? सीए है, बीए है यानी कि डिप्लोमा होल्डर और आखिरी में एक्सपीरियंस पर्सन। याद है क्या आपको? सर अगर आप ऑडिट करने जा रहे हो और आपको ये बातें नजर आ जाए ना तो आप क्या करोगे? आप रजिस्ट्रार के कान भर देना। क्या कर देना बोलो? रजिस्ट्रार के कान भर देना। सर आप उनको कुछ बातें बता देना, स्पेशल रिपोर्टिंग कर देना उनको। कौन से बातों का? देखो सर, जो मेंबर है ना, समझना बात को, जो मेंबर है ना वो क्या कर रहा है? पर्सनल प्रॉफिट कमा रहा है। किसके? ट्रांजैक्शन से। किसके ट्रांजैक्शन से? सोसाइटी के ट्रांजैक्शन से। सोसाइटी फार्मर से मान लीजिए ऑरेंजेस खरीदती है, मेंबर चतुराई से क्या करता है? एक ही ऑरेंज जो सेलर है या जो भी वेंडर है बेटा उसको बेच रहा है और उसको बोल रहा है तो अलग से रोकड़ा भेजा मेरे घर पे, बराबर है क्या? इसे बोला जाता है पर्सनल प्रॉफिट बाय द मेंबर। अगर कोई मेंबर ने पर्सनल प्रॉफिट कमाने की कोशिश की, छोड़ेंगे नहीं उसको। दूसरा सर फिर बोला गया है आपको फ्रॉड, आपको क्या दिख रहा है? फ्रॉड। फ्रॉड जानबूझ के होता है या गलती से हो जाता है? जानबूझ के होता है। तो अगर फ्रॉड मिला तो आप इसको आरओसी को बताओ इस बात को। फिर बोला गया स्पेसिफिक, समझना बात को, स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ मिसमैनेजमेंट। आपको क्या दिख रहा है? मिसमैनेजमेंट लग रहा है। मिसमैनेजमेंट का मतलब क्या होता है सर? जैसे देखो मैनेजिंग कमिटी है बेटा, जो मैनेजिंग कमिटी है उसमें 10 लोग है और ये जो 10 लोग है ना इसमें 2 ग्रुप बन गए, 5 लोग के अलग 5 लोग के अलग ग्रुप बन गए हैं, तो ये आपस में बहुत झगड़ा करते हैं। क्या बताऊं आपको? इसे मिसमैनेजमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिसमैनेज। कोई भी डिसीजन लेना है, 5 लोग हाँ बोलते हैं, 5 लोग ना बोलते हैं, फिर 5 लोग ना बोलेंगे तो ये लोग हाँ बोलेंगे, मतलब 2 ग्रुप्स बच चुके हैं और ये बहुत ही घटिया तरीके से मिसमैनेज किया जा रहा है बेटा चीजों को। तो मैं कहूंगा आप लोगों के साथ सर ये क्या होता है, इसकी स्पेशल रिपोर्टिंग तो आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो? स्पेशल रिपोर्टिंग तो आपको करना पड़ेगा। फिर देखो क्या आपको ऐसा नजर आ रहा है, कैसा? ऐसा नजर आ रहा है आपको, कैसा बताइए? ऐसा क्या? डिसप्रपोर्शनेट एडवांस टू वेस्टेड इंटेड ग्रुप, मतलब क्या कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, ये यहाँ का जो लोकल एमएलए है बेटा उसको ही लोन दिए जा रहा है या उसके पहचान वालों को ही लोन दिए जा रहा है। ऐसा होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो क्या बोला गया? आपने जो एडवांसेस दिया है ना वो कुछ इंटरेस्ट ग्रुप को दिया है। क्या कहा मैंने? बोलो वो कुछ इंटरेस्ट ग्रुप को दिया है। तो ऐसे केस के चलते हम लोग कहेंगे कि सर जब आप डिसप्रपोर्शनेट एडवांस इस प्रकार से दे रहे हो ना, इसके ये बात तो बताना पड़ेगा। किसको बताना पड़ेगा बताइए जल्दी से मुझे? रजिस्ट्रार को। और आखिरी में रेकलेस एडवांसिंग, मतलब आप ना प्रॉपर सिक्योरिटी देख रहे, ना क्रेडिट वर्दीनेस देख रहे सामने वाले का, दे दनादन बोरोइंग किए मतलब ये दिए लोन दिए जा रहे, तो ऐसी चीजें आप करेंगे क्या? नहीं सर। रेकलेस का मतलब होता है केयरलेस। क्या मतलब होता है बोलो? केयरलेस। तो केयरलेस एडवांसिंग आप नहीं देंगे। अगर इसमें से कोई भी इंस्टेंस ऑडिटर को दिख गया तो बात बन जाएंगी स्पेशल रिपोर्टिंग के बारे में। और किसको स्पेशल रिपोर्टिंग की जाती है? रजिस्ट्रार को। और कौन सा? ROCS यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव। बढ़िया, चलो एक बार देखो इसको बेटा, बताइए जल्दी से किसी को कोई भी दिक्कत? आपको लगता नहीं बहुत जनरल जनरल पॉइंट चल रहा है करके, है ना? आओ, लेकिन आगे टफ आएंगे, है ना? जब टॉपिक खत्म होगा तब टफ आएंगे। कोई दिक्कत बेटा किसी को? बताइए जल्दी से। नहीं। अब देखो क्या, अब मैं बात करूंगा, सुनो ना, क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी के बारे में बात करूंगा। प्लीज ध्यान देना, सुनिए बात को। 3 तरीके से सोसाइटी को क्लासिफाई किया जाता है, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास, ठीक है ना? फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और अब देखो क्या सर, ऑडिटर जो है ना ये ऑडिट प्रोसीजर को मस्त से परफॉर्म करता है। अब ऑडिट प्रोसीजर 2 प्रकार के होते हैं, आपका फेवरेट कौन सा? एक तो रैप हो गया, दूसरा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर हो गया। मेथड्स में क्या है आपका? OICI RR, ठीक है? ओके सर, अब ध्यान दो यहाँ पे क्या है। अब जब मैं ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता हूं, ऑडिटर को फाइंडिंग्स होंगे। क्या होंगे बोलो जल्दी से? फाइंडिंग्स होंगे।
तो ऑडिटर को जो भी फाइंडिंग्स हुई, मतलब कि ऑडिट एविडेंस मिले, उसके बुनियाद पर ऑडिटर सोसाइटी को क्या देगा, ऑडिटर सोसाइटी को रेटिंग देगा। क्या देगा बोलो जल्दी से, रेटिंग देगा। रेटिंग 3 प्रकार की होती है, एबीसी। तो ऑडिटर क्लास डिसाइड करता है सोसाइटी का। मान लो ऑडिटर ने बोला ये बी क्लास का है, लेकिन सोसाइटी नाराज हो गई बेटा, यानी कि क्या हो गई, एग्रीव हो गई, दुखी हो गई सोसाइटी, तो वो अपील के लिए जा सकती है किसके पास बताइए, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास, कि देखो ना मुझे ऐसा लगता है कि ए क्लास होना चाहिए, ये बी क्लास दे रहे हैं, या देखो ना मुझे ऐसा लगता है सी क्लास होना चाहिए पर बी दिया। ऐसा तो नहीं जाएगा कोई भी, सी का बी दिया तो अच्छी बात है इनके लिए, ठीक है। तो फिर ये रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करेंगी, ऑडिटर को बोलेंगे देखना यार एक बार थोड़ा रिव्यू कर लेना, इसको क्या लग रहा है देख ले, तो अगर नहीं लग रहा है तो फिर से बी क्लास ही दे देना, कोई टेंशन नहीं है। समझे क्या आप बात को। देखो आरओसीएस फोर्स नहीं कर सकती ऑडिटर को कि तू ए क्लास ही दे करके, नहीं समझना। अब आप बोलोगे सर क्या फर्क पड़ता है ए बी और सी से, बेटा गवर्नमेंट का सपोर्ट हट जाता है अगर ए बी सी क्लास आ जाता है, और कितने सालों तक अगर सी क्लास चला तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को बंद करना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखो हुआ क्या, फिर से रिपीट करूंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, ऑडिटर जाता है, बहुत मेहनत करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट करता है, ऑडिटर फिर उस हिसाब से डिसाइड करता है क्लास ऑफ सोसाइटी को। सोसाइटी को मजा आया तो ठीक, मजा नहीं आया मतलब वो एग्रीव्ड है, दुखी आत्मा है बेटा, एग्रीव का मतलब वो अपील करेंगे किसको, आरओसीएस को। और वो तीसरा पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, वो बोल सकते हैं ऑडिटर को कि एक बार तू क्या कर ले, रिव्यू कर ले, दोबारा से चेक कर ले, रिव्यू कर ले, दोबारा से बोलो जल्दी से चेक कर ले, ऐसा यहां पे बोला जा सकता है, ठीक है। चलिए सर अब ध्यान दो, क्या अब बात करेंगे डिस्कशन ऑफ ड्राफ्ट रिपोर्ट विद मैनेजिंग कमेटी। सुनो सर, ऑडिटर बहुत सारे ऑडिट प्रोसीजर लगाता है। अब ऑडिटर अगर आया है तो आखिरी में क्या देके जाने वाला है, ऑडिट रिपोर्ट देके जाने वाला है। क्या देके जाने वाला है बोलो, ऑडिट रिपोर्ट। अब कंपनी में ऑडिट रिपोर्ट, आप बिल्कुल दबंग ऑडिटर होता है, बिंदास ऑडिट रिपोर्ट बनाओ और दे दो मैनेजमेंट को, लेकिन यहां पे वो दबंगगिरी नहीं चलेंगे। यहां आपको क्या करना है, यहां आपको देखिए क्या बोला जा रहा है, सर ऑडिटर एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाने वाला है। क्या बनाने वाला है, ड्राफ्ट रिपोर्ट। ड्राफ्ट रिपोर्ट का मतलब होता है रफ रिपोर्ट, यानी कि कोई चीज फाइनल होने से पहले उसे ड्राफ्ट बोला जाता है। जैसे कोई भी ड्राफ्ट पेश किया जाता है बेटा पार्लियामेंट में तो वो बिल बनता है, फिर उसके बाद उस पर झगड़े वगड़े होने के बाद फिर वो एक्ट बनता है, बराबर ना। तो अब देखिए क्या, सर ऑडिटर ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाएगा, इसको पेश कर, और सेक्रेटरी को बोलेगा मीटिंग बुला। क्या बोलेगा बोलो, मीटिंग बुला। किसकी मीटिंग बुलाई जाएंगी बेटा, मेंबर्स की मीटिंग बुलाई जाएंगी। अब इस रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे मीटिंग में, और उसके बाद उसको क्या करेंगे बेटा, फाइनलाइज करेंगे। मतलब क्या प्यार मोहब्बत वाला सीन है, देखो ना यहाँ पे। मतलब मैं खुद से इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट भी नहीं दे पा रहा, बोला जा रहा है अगर तुम ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे ड्राफ्ट बनाओ, सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी कौन बेटा, एमसीए का सेक्रेटरी क्या, नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी। और कंपनी सेक्रेटरी भी नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी की पोस्ट होती है सेक्रेटरी की, वो जैसे चेयरमैन हुआ वैसे सेक्रेटरी की पोस्ट होती है। तो जो सेक्रेटरी की पोस्ट है ना, आप उसको बोलेंगे चल भाई मीटिंग बुला, मेरे को डिस्कस करना है। वो मीटिंग बुलाएंगे, आप डिस्कस करना रिपोर्टिंग को, और उसके बाद क्या दे देंगे आप बताइए जल्दी से, फाइनल रिपोर्ट देंगे। क्या देंगे बोलो, फाइनल रिपोर्ट देंगे। क्या मजा आ रहा है, चलिए सर उसके बाद देखो कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। क्या बता रहा हूं मैं, बताइए जल्दी से, कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। क्या बोल रहा हूं बोलो ना, कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। देखो सर क्या कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या बातें होंगी। पहला, क्या आपके प्रॉफिट एंड लॉस, क्या आपके बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू है, क्या आपके टूथपेस्ट में, लेकिन क्या आपके प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में ट्रू एंड फेयर व्यू है, ऐसा कौन चेक करेगा बेटा, ऑडिटर चेक करेगा, और उसके ऊपर रिपोर्ट देगा अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। पहला। दूसरा देखो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन किया है, क्या प्रॉपरली का मतलब होता है एज पर एफआरएफ तुमने मेंटेन किया है क्या। एफआरएफ क्या होगा यहाँ पे, कंपनीज एक्ट होगा क्या, नहीं ना बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एफआरएफ होगा, ठीक है ना। तो उनका जो रिस्पेक्टिव एक्ट है उसके हिसाब से बीओए यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए क्या। तीसरा देखो क्या ऑल इंफॉर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दी गई है क्या, और बैलेंस शीट और पीएनएल में जो फिगर्स है क्या वो मैच कर रहे हैं। इट्स अ मैच किसके साथ बताइए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ। किसके साथ बताओ ना जल्दी से, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ, ठीक है। आओ, तो मैंने क्या कहा, मैंने दो बातें कहा पहले आपके साथ, क्या बैलेंस शीट पीएनएल में क्या है, ट्रू एंड फेयर व्यू है क्या,
बुक्स ऑफ अकाउंट्स बताइए मुझे जल्दी से, प्रॉपरली मेंटेन है क्या? क्या सारे इंफॉर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है क्या? और जो पीएनएल और ये बैलेंस शीट है क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ मैच कर रहे हैं क्या? ये बातें अपन ने डिस्कस किया। ये तो वही सारे मैटर्स है जो ऑडिट के अंदर हमको स्कोप में देखना पड़ता था, याद है? चैप्टर नंबर 1 दूसरा पॉइंट। अब देखो क्या, ऑल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन नेसेसरी फॉर द ऑडिट ऑब्टेन्ड है क्या? आपने जितनी जितनी बातें पूछी ऑफिसर से, याद है? ऑफिसर शुड प्रोवाइड विद ऑल इंफॉर्मेशन, ऊपर पढ़े थे अपन ने। तो क्या उसने वो सारी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन आपको दिए जो आपने मांगे या नहीं दिए आपको? उसके बारे में आपको क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। किसके अंदर बताना पड़ेगा? बोलो, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। किसके अंदर बताना पड़ेगा? ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो सर, तो ये क्या हो गया? जनरल पॉइंट्स हो गए ऑडिट रिपोर्ट में। अब देखो क्या, ये है थोड़ा सा खतरनाक पॉइंट, है ना? आइए सुनो, कंटेंट इन शेड्यूल। क्या बोला यहाँ पे? कंटेंट इन शेड्यूल टू रिपोर्ट। मतलब सुनो सर, जो ऑडिट रिपोर्ट है ना उसके साथ क्या जोड़ा जाता है? शेड्यूल जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? बोलो, शेड्यूल। मतलब शेड्यूल का मतलब होता है कुछ पन्ने जोड़े जाते हैं। लेकिन ये कुछ पन्ने जब आप जोड़ रहे हो ना तो समझ जाना बात को, जमीन हिलने वाली है। मतलब कि कुछ ना कुछ लोचा मिला है बेटा। क्या हुआ है बताइए? कुछ ना कुछ लोचा मिला है। मतलब इसलिए आप क्या कर रहे हो? शेड्यूल में रिपोर्टिंग कर रहे हो। अब क्या लोचे आपको मिले, आइए बेटा देखते हैं। पहला, all transaction which appear to be contrary to the laws and rules of society। आपने बेटा लॉज एंड रूल्स ऑफ सोसाइटी कहते हैं कि आपने क्या करना चाहिए? आपने 10% ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर करना चाहिए। कहा के लिए? वो अपना उसके लिए वो था नहीं, 10% की लिमिट किसके लिए थी बताइए जल्दी से? चैरिटी के लिए 10% की लिमिट थी। आपकी इच्छा हो गई मैं 14% करूंगा, मैं 15% करूंगा, नहीं कर सकते। ये क्या है बताइए मुझे? बाय लॉज या रूल से कॉन्ट्ररी है। स्टेट गवर्नमेंट कह रहे हैं 10% एजुकेशन फंड में डालो, आप बोले नहीं दूंगा, जो करना है कर लो करके, मैं नहीं देने वाला पैसे। तो ये क्या हो गया बताइए सर? ये हो गया यहाँ पे ऑल ट्रांजेक्शन जो कॉन्ट्ररी अपीयर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बोलो जल्दी से? कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी का मतलब क्या होता है? विरोधाभास, अपोजिट है बाय लॉज से। ठीक है, ओके सर। पता है आपको कुछ अनडिस्क्लोज अमाउंट है सोसाइटी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सोसाइटी ने जमीन खरीदी 20 लाख की, 10 लाख की, बताया टैक्स की चोरी करने के लिए इन्होंने गलत काम किए। सर क्या करें इनका? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? मार दिया जाए। कैसे? रिपोर्ट में शेड्यूल को अटैच करके। अब आगे रजिस्ट्रार इनको पूरा ही देख लेंगे फिर। ठीक है, दूसरा सर, मतलब दूसरा क्या बोला? कोई अनडिस्क्लोज अमाउंट दिखाया, मतलब ट्रांजैक्शन तो हुआ है बट इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिपोर्ट नहीं किया। तीसरा देखो, कोई भी ऐसा डेट जो डाउटफुल हो रहा है। क्या बोला? देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो डेट है ना बेटा वो किसको दिया जाता है? मेंबर को दिया जाता है, बराबर। अब कोई मेंबर से पैसा रिकवरेबिलिटी जो है ना ये डाउटफुल हो रहा है। क्या हो रहा है बताइए? डाउटफुल हो रहा है। तो उस डाउटफुल रिकवरी के बारे में भी आपको क्या करना पड़ता है? स्पेशल रिपोर्टिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बोलो? स्पेशल रिपोर्टिंग। फिर देखो क्या सर, कोई मटेरियल इरेगुलर या इम्प्रोप्राइटरी एक्सपेंसेस या इन रियलाइजेशन या मनीज ड्यू। इम्प्रोप्राइटी या मटेरियल इरेगुलर का मतलब क्या होता है? सर कोई ऐसा खर्चा था जो बेटा नहीं करना चाहिए था सोसाइटी ने, हमारे हिसाब से ये खर्चे की जरूरत ही नहीं थी। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 2 मंजिल की इमारत बना दी, उनका काम तो नीचे के फ्लोर से ही हो रहा था, 2 मंजिली क्यों जबरदस्ती चढ़ाए तुमने? क्यों दूसरा फ्लोर बढ़ाए? समझ रहे आप बात को? ये इम्प्रोप्राइटिक मतलब जो खर्चे की आवश्यकता नहीं है वो खर्चा करना ही क्यों है तुमने? बराबर है। तो जब भी आप बात करो बेटा कपड़े लेने की घर वालों से तो यही बोलते हैं आपको, जब इतने कपड़े हैं तेरे पास तो तुझे लेना क्यों है? मतलब वो आप अगली बार समझना, मम्मी जब भी ये डायलॉग मारे तो इसे बोलेंगे इम्प्रोप्राइटरी खर्चे के बारे में मम्मी बात कर रही है। किसके बारे में बात कर रही है बोलो? इम्प्रो। बॉयज के साथ ये नहीं होता है, गर्ल्स के साथ थोड़ा ज्यादा होता है। बॉयज तो 4-5 कपड़ों में खुश है हम लोग, है ना? आइए सर, अब देखो, हाँ भी बोल रहे हो, हाँ बिल्कुल सही बोले सर। आओ, तो मैंने क्या कहा, अगर कोई ऐसे खर्चे बेटा जो बहुत ही इरेगुलर है, होने नहीं चाहिए, आप कर रहे हो दे दनादन, तो ऐसे केस में बोला गया कि आप क्या करो, उसको बताओ अपने रिपोर्ट में। किसको बताओ बोलो जल्दी से? उसको बताओ अपने रिपोर्ट में। आखिरी पॉइंट बता देता हूं अब आपको। अदर मैटर जो कौन बोले बताइए मुझे? बोले जो कोयल, है ना? आइए, बोले जो है कौन कौन बोले? ROCS बोले, बताइए ना जल्दी से। ROCS का मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, बराबर है ना?
यस सर। तो अगर रजिस्ट्रार बोल रहा है बेटा, क्या कहा मैंने, बोलो, अगर जो रजिस्ट्रार है ना ये बोल रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी का कि कुछ और मैटर्स है जिसको आपने डिस्क्लोज करना चाहिए तो करो। सर ऊपर के मैटर्स में कुछ भी मुझे गलत नहीं मिला तो नील रिपोर्ट दोगे आप, मतलब आप क्या करोगे, शेड्यूल में ऐसा नील लिख के दे दोगे, अटैच तो करना पड़ेगा आपको, समझ रहे क्या बात को, तो शेड्यूल को अटैच करना, नील रिपोर्ट के साथ दे देना, पर देना तो पड़ेगा। क्या आपको ये बातें समझ में आई क्या? एक बार प्लीज इसको गो थ्रू करो, ये थोड़ा सा तड़क मड़क टॉपिक है जो बच्चों को दिक्कत देता है, देख लो एक बार पढ़ लो। इसके अंदर कोई ऐसे पॉइंट नहीं है जो आपने कभी पढ़े नहीं है, इसको छोड़ के। इम्प्रोप्राइटी खर्चा, क्या आ जाओ सर, देखो अब क्या, सुनो, अब हम लोग बात कर रहे हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। ज्यादा पॉइंट नहीं बचे अपने, मुश्किल से 10 मिनट और, ठीक है ना, पूरे खत्म हो जाता है अपना, फिर कल आके रीडिंग करवा दूंगा आपको पूरी, ठीक है। आओ ध्यान दो, यहाँ पे मल्टी स्टेट के बारे में बात करेंगे। सर ऊपर वाले केस में सिंगल में बेटा जो व्यक्ति देखो वो ऑडिटर बनने के लिए रेडी था, है ना, आप बस बोलो हम वो उसको ऑडिटर बनाते हैं। लेकिन मल्टी स्टेट का ऐसा नहीं है, मल्टी स्टेट एक बड़ी एंटिटी होंगी, तो यहाँ पे अपन ने कहा है कि आपको केवल और केवल कौन ऑडिट करेगा बता दो जल्दी से, सिर्फ और सिर्फ सीए ऑडिट कर सकता है मल्टी स्टेट का। यानी कि अमूल का ऑडिट करवाना है, किससे करवाओ, केवल और केवल सीए से करवाओ। लेकिन दिनशा जो केवल महाराष्ट्र में है या महाराष्ट्र में चलता है, तो ऐसे केस में मैं कहूंगा आपके साथ सर इसे तो कोई भी कर सकता है, जो अपन ने ऊपर कैटेगरी देखी थी, वैसे दिनशा कंपनी है, ठीक है। आओ अब दूसरा देखो, अपॉइंटमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला अगर मैं कहूँ आपके साथ, फर्स्ट ऑडिटर, क्या कहा मैंने, बोलो, फर्स्ट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर मतलब जो नया नया सीए बना है या उस सोसाइटी का पहला ऑडिटर बेटा, उस सोसाइटी का पहला ऑडिटर, ठीक है। जब से क्या हुआ है, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, तब से सुनो ना, 1 महीने के अंदर बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट किया जाएगा, कौन बताइए, ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। सर ये तो कुछ पढ़ा हुआ है ना हमने, कंपनी के अंदर भी फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है ना बीओडी के द्वारा। अरे बोलो ना जल्दी से, याद है क्या आपको, है ना, अरे याद आना चाहिए, बोलो जल्दी से, बीओडी। बीओडी कितने दिन में अपॉइंट करता है, देखो 30D बराबर मतलब 30 डेज के अंदर अपॉइंट करता है। जहां जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएगा वहां वहां आपको 30D नजर आने वाले, क्योंकि उसके अक्षर में ही है 30D बराबर ना, मतलब उसके अल्फाबेट्स में ही 30D देके रखा है। आओ सर, अब सुनो मैं जो कह रहा हूं आपके साथ, अब अच्छे से ध्यान देना बेटा। पर आप बोलोगे सर एक ही तो है, एक नहीं है, कभी 1 महीना मतलब जैसे मान लो 1 तारीख है तो अगले 1 तारीख तक हो गया, लेकिन 30 डेज में आप बाकायदा एक एक दिन की काउंटिंग करते हो, बराबर ना। तो ऐसे केस में वहां 1 महीना है, यहाँ क्या, सॉरी वहां 30 डेज है, यहाँ कितना दे के रखा है, 1 महीना दे रखा है। सर बोर्ड मीटिंग, मान लो बोर्ड मेंबर्स फेल हो जाते हैं, कमिटी वाले लोग अपॉइंट नहीं कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं, मेंबर बोलेगा मैं हूं ना, मतलब मेंबर करेंगे क्या, अपॉइंट, किसको बताइए जल्दी से, सीए को, जो पहली बार क्या करने वाला है, ऑडिट करने वाला है हमारी फर्म का, बराबर। ओके अब देखो, सब्सिक्वेंट ऑडिटर एवरी एजीएम पे अपॉइंट होते हैं। सर रोटेशन कंसेप्ट कंपनीज में था, यहाँ कोई रोटेशन हो रहा है, हर साल रोटेशन, समझे आप बात को, मतलब हर साल जनरल मीटिंग में डिसाइड होगा कि इसको ऑडिटर बनाना कि नहीं बनाना। सर एक ऑडिटर 10 साल के लिए भी ऑडिट कर सकता है, हालांकि इनके जो स्टेट कोऑपरेटिव रूल्स होते हैं वो 5 साल का रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, बट वो सोसाइटी टू सोसाइटी डिपेंड करता है। हमारे पास एक मध्य प्रदेश का ऑडिट है जो हम पिछले 16 सालों से कर रहे हैं, महाराष्ट्र का ऑडिट हर 3 या 5 सालों के अंदर कूलिंग पीरियड आता है 1 साल का, फिर 1 साल का फिर से हम लोग क्या करते हैं, वो ऑडिटर बन जाते हैं वहां के, बराबर है क्या। तो जो दूसरा ऑडिटर आता है हमारे जगह 1 साल के लिए, उसको पता होता है कि मैं 1 ही साल के लिए आया हूं करके, ठीक है। तो अब ये क्या है समझना, ये मैं कहूंगा आपके साथ सर ये है सब्सिक्वेंट ऑडिटर, हर एक जनरल मीटिंग में अपॉइंट होता है कौन, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, ठीक है। अब देखो क्या, ऑडिटर हैज राइट, ओ हो देखो क्या, ऑडिटर हैज राइट, आप नया पढ़ने वाले हो पॉइंट, कि वो क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, पेपर्स का, सिक्योरिटी का ऑल टाइम, और ऑफिसर्स को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। सेम पॉइंट ऊपर का छापा है इन्होंने। अब देखो क्या, ये केवल और केवल मल्टी स्टेट में होता है, ये कहीं और नहीं होता। किसके बारे में देखिए,
डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में बोलो? सभी लोगों ने शायद सेक्शन नंबर 141(3) पढ़े होंगे, है ना, जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर के बारे में बात करता है। मतलब ऐसे सर्कमस्टांसेस जब आप किसी पर्सन को ऑडिटर नहीं बना सकते, तो इनका कहना है कि पहले आप कौन हो? आप बताइए। बॉडी कॉर्पोरेट हो बेटा। क्या हो बताइए? मैं पूरा ही लिख देता हूं। आप बॉडी कॉर्पोरेट हो। क्या हो? अरे मतलब आप बॉडी कॉर्पोरेट हो। आओ सुनो, तो ऐसे केस में हम आप अगर कंपनी हो, आप एलएलपी चलता है, लेकिन अगर समझना, अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट हो, कंपनी हो, तो हम आपको क्या नहीं बनने देंगे? ऑडिटर नहीं बनने देंगे। बोलो क्या नहीं बनने देंगे? बोलो ना, ऑडिटर नहीं बनने देंगे। दूसरा, सर आप ऑफिसर या एम्प्लॉय हो बेटा, किसके? कोऑपरेटिव सोसाइटी के। क्या कहा मैंने? अब जैसे बंतारा मान लो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो वो क्या नाम है जाड़िएगा? क्या नाम है उसका? अनंत अंबानी। अरे उसका नाम याद नहीं आ रहा था मेरे को। हाँ, मान लो ये बंतारा कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उसमें अनंत अंबानी जो है ना बेटा, वो क्या हुआ? ऑफिसर हुआ वहां का। वो बोले मैं सीए कर चुका हूं, मुझे भी ऑडिटर बना दो। ऐसे कैसे ऑडिटर बना दे? वो हाथी की खिचड़ी दे किसको? रिपोर्टर को। मतलब मेरा ये, क्या वहां का कोई ऑफिसर या एम्प्लॉय भी है ना बेटा, वो भी क्या नहीं बन सकता? ऑडिटर नहीं बन सकता। एक और सुन लो आप बात को, सर अगर कोई पर्सन मेंबर होता है ना, वो व्यक्ति क्या नहीं बन सकता? कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब मैं अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर हूं, मैं सीए हूं, मेरे पास सीओपी भी अगर है, तो ऐसे केस में मैं उसका ऑडिटर नहीं बन सकता। या इसके अलावा अगर मैं एम्प्लॉयमेंट में हो किसी ऑफिसर ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब अमूल का कोई ऑफिसर है, जैसे बंतारा का कोई ऑफिसर हुआ अनंत अंबानी। अनंत अंबानी के एम्प्लॉयमेंट में अगर मैं काम करता हूं बेटा, है ना, तो वो उसका, मान लो उसके एम्प्लॉयमेंट में कोई भी व्यक्ति है, तो वो क्या नहीं बन सकता? वो ऑडिटर नहीं। उसका कोई पर्सनल सी होगा जो उसने ऑल टाइम हायर करके रखा है अपने पास एज अ एम्प्लॉय करके, तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता। किसका? बंतारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का। समझे क्या बात को? अरे बोलो ना जल्दी से मुझे, है ना। यस, अब देखो क्या, अब बोला गया अगर कोई पर्सन ने गारंटी दिया है सोसाइटी को, एमएससीएस का मतलब होता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या होता है बोलो? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर अगर किसी पर्सन ने गारंटी दिया है, बाप रे बाप, कितने अमाउंट से ज्यादा? 1,000 रुपए से ज्यादा। कितने से ज्यादा बोलो? 1,000 रुपए से ज्यादा। किसके? कोई थर्ड पार्टी के इनडेप्थनेस को लेके, तो मैं कह दूं कि ये ऑडिटर जो है ना, आई एम रियली सॉरी, आप क्या नहीं बन सकते? ऑडिटर नहीं बन सकते। अब बराबर है। तो मैंने मान लो फॉर एग्जांपल, ये पुष्पक ने लोन लिया बेटा, किससे? कॉर्पोरेट लिया ना लोन, लिया कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लिया। मैंने पुष्पक के लिए कहा मैं तुम्हें गारंटी दूंगा। पुष्पक ने लोन लिया 1 लाख का, तो मैं कहूंगा मैंने अगर 1 लाख की गारंटी दिया, मैं डिस्क्वालीफाइड हो गया। लेकिन पुष्पक को देख के बोला हम आपको 500 का ही लोन देंगे, तो ऐसे केस में मुझे बताइए, मैंने 500 का ही गारंटी दिया, क्या मैं आज भी ऑडिटर बन सकता हूं? हाँ सर बन सकता हूं। 1,000 के नीचे रहा तो चलता है, 1,000 से ऊपर गया तो गए काम से। अब देखो क्या, सर याद करो बेटा, आप इंक्वायरी करते थे सेक्शन नंबर 143(1) के अंदर, याद है? ए फॉर एप्पल, नहीं, ए से एप्पल बोल रहा है वो, ए से एडवांसेस थे बेटा, याद है आपको? लोन्स एंड एडवांसेस दिए गए, इंक्वायर करो, और प्री जुडिशियल तो नहीं है, इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। बी से क्या था? बुक एंट्री। सी से क्या था? सेल वाला था बेटा। डी से क्या था? डिपॉजिट्स। ई से क्या था? पर्सनल एक्सपेंस। और एफ से क्या था? फॉर कैश। जी से क्या था? गलत अमाउंट था, है ना। तो ऐसे केस में वो सेम इंक्वायरी ABCDEFG वाली इंक्वायरी आप करोगे कहां पे? यहां पे करोगे कोऑपरेटिव सोसाइटी में। और आखिरी में देखो, ऑडिट रिपोर्ट में सेम कंटेंट छाप देना जो आपने कौन से स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, ऐसे 700 705 में जो पढ़े हैं ना, वो एज इट इज सेम कंटेंट आप यहाँ पे दे देना। और सेम कंटेंट वहां का तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा जो ऊपर आपने पढ़ा था ना बेटा, वो भी रहने वाला है क्या? हाँ सर, वो भी यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़े क्या? 2 छोटे छोटे कंसेप्ट है जो इंपॉर्टेंट है। आज संडे तो मतलब बहुत ही हो गए, तो गलत हो गया। आज लेना था यार 7 बजे का, आज मैंने सुनना था आनंद का, है ना। हंसते क्यों यार? आनंद का नाम लिया सब खुश हो जाते हैं, मैंने सही देखा, आनंद से सबके चेहरों पे आनंद आ जाता है एकदम, मतलब कुछ है, नाम ही ऐसा ऐसा। तुम्हारे फैन बहुत है लेकिन आनंद ना। और कल मैंने कुछ 1-2 फोटो देखा तो और ही लगा मेरे को ज्यादा ही फैन है करके फिर, है ना। आओ खैर चलिए, आइए बाद में बात करेंगे। अच्छा,
मैं ये कह रहा हूं कि स्पेशल ऑडिट से रिलेटेड जो पॉइंट है ना बेटा, ये हम लोग क्या देखते हैं, कल देखते हैं। अभी आप ब्रेक ले लीजिए, 8:35 हो चुका है, शायद 9 बजे का क्लास है ना आपका, ठीक है, आज आखिरी क्लास है आपका, है ना, चलो बढ़िया। अच्छा मैं क्या बोल रहा था, सुनो ना, कल एक वो टाइम टेबल आया था, उसमें मुझे ऐसा लगा कि एक काम करूँ क्या, आपके जो टेस्ट है वो